गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत 20 मई 1900 को उत्तराखंड कोसानी में अल्मोड़ा में पैदा हुए थे, मतलब उनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। भला ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो पहाड़ों पर ना जाना चाहता हो? जिन लोगों को दूर हिमालय पर जाने का मौका नहीं मिल पाता, वो लोग अपने आसपास के पहाड़ी इलाकों में जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब आप पहाड़ों को याद कर रहे हो और ऐसे में किसी कवि की कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही आपको ऐसा एहसास करवा दे कि आप अभी अभी पहाड़ों से घूम कर आ रहे हो, तो बात ही अलग होती है। ठीक है। और प्रस्तुत कविता भी इसी तरह के रोमांच और प्रकृति के सुंदर वर्णन से भरी है, जिससे आपकी आंखों और मन दोनों को आनंद आएगा। यही नहीं, सुमित्रानंदन की पंत की बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर की दीवारें कहीं गायब हो गई है और आप कहीं सुंदर पर्वतीय जगह पर पहुंच गए हो, जहां दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हो और झरने बह रहे हो। आप बस वहीं रहना चाह रहे हो। महाप्राण निराला जी ने भी पंत जी के बारे में कहा था कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा यह है कि वे अपनी कृतियों को अधिक से अधिक सुंदर बना देते हैं, जिसे पढ़कर या सुनकर बहुत आनंद आता है। अर्थात सुमित्रानंदन जी की ये कविता पर्वत प्रदेश में पावस ऐसी कविता है जो आपको एक कक्षा में बैठे बैठे आपको यह अनुभव कराती है कि आप कहीं दूर हिमालय में या कहीं पहाड़ों के बीच में हो, और पहाड़ों का जैसे मौसम होता है, जैसे वातावरण होता है, आप उन्हीं के बीच में हो और उन्हीं का उस वातावरण का बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। और कहीं ना कहीं सुमित्रानंदन पंत की कविताएं ऐसे ही रोमांच और प्रकृति से भरी हुई है। पाठ का सार देखते हैं। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों, और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों ने फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हो। पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल की मधुर आवाज निकाल रहे हैं। मतलब एक पर्वतों पर वर्षा जब होती है और वर्षा के समय पर्वतों पर कैसी कैसी ध्वनियां निकलती हैं, कल कल की ध्वनियां, मतलब धीरे धीरे जो गिरते हुए झरने की मधुर आवाज होती है, जो नस नस को प्रसन्नता से भर रही है। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हों। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धूप के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। पावस ऋतु, वर्षा ऋतु, पावस ऋतु मतलब वर्षा की ऋतु, परिवर्तित बदलना, प्रकृति वेश मतलब प्रकृति का रूप। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश। सबसे पहले हम पद्यांश लिखेंगे। कुछ बच्चे पद्यांश नहीं लिखते, प्रसंग नहीं लिखते, सिर्फ वो व्याख्या कर रहे हैं। जो भी असाइनमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, आपको प्रसंग भी लिखना है, उसका भावार्थ भी लिखना है और उसका विशेष भी लिखना है। तीन प्रोसेस होता है। सबसे पहले किसी भी पद्यांश को लिखने से पहले, काव्यांश को लिखने से पहले उसका प्रसंग लिखा जाता है, फिर उसका सरलार्थ, भावार्थ, व्याख्या तीनों बोलते हैं जिसे भावार्थ लिखते हैं, और लास्ट में उसका विशेष लिखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया था। ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं।
इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है। व्याख्या। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यानी प्रकृति का वेश, प्रकृति का जो रूप रंग है वो बार बार परिवर्तित बदल रहा है। पल पल धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, यानी कि पर्वतीय इलाके में पावस ऋतु वर्षा ऋतु प्रवेश कर गई है, और जो कि पल पल परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, अर्थात अपना प्राकृतिक वेश धीरे धीरे बदल रही है। ठीक है। हम विशेष कैसे लिखेंगे कि इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है। वर्षा प्रकृति का परिवर्तन रूप दिखाया गया है। भाषा सरल से है तथा भाव में है, क्योंकि भाव इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि उसने वर्षा को बदलते हुए बार बार दिखाया है। ठीक है। 2-3 लाइन लिख दो चाहे विशेष में, लेकिन अच्छे से लिखो। ठीक है। पल पल परिवर्तित प्रकृति, इन चारों में बार बार प हो रहा है तो मतलब अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इस तरह से हम 3-4 लाइनें बना सकते हैं। अवलोक रहा है बार बार नीचे जन्ले निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक है। कैसे लिखेंगे? अवलोक रहा है मेखलाकार या महाकार, करघनी के आकार के पहाड़ की ढाल, सहस्त्र हजार के पुष्प रूपी रेखा। सॉरी, एक लाइन बीच में लिखना भूल गई हूं मैं, यहाँ से स्टार्ट होगा ये। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग समन फाड़, अवलोक रहा है बार बार निजी जल में निज महाकार। 2 लाइन मिस हो गई है ऊपर की, मैं ऐसे बोल रही हूँ। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार होता है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। ठीक है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, सहस्त्र मतलब हजार, 1000, दृग दृग सुमन मतलब पुष्प रूपी आंखें। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा है बार बार मतलब देख रहा है, अवलोकन करना देखना, बार बार देख रहा है। महाकार विशाल आकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा है फैला विशाल। हम पहले वही लिखेंगे कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी, करघनी होता है कमर में बांधने वाला आभूषण, उससे की है। कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। था जब बादल वर्षा करते हैं उन पहाड़ों से, पर्वतों से जो पानी नीचे गिर रहा है, और वो पर्वत करघनी के आकार वाले पहाड़ यानी कमर में बांधने वाले आभूषण से वो चमक रहे हैं, और उन आभूषण से चमकते हुए वो पहाड़ अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर, यहाँ पे मानवीकरण हुआ है, ये देख लेना। मानवीकरण क्या होता है कि मतलब पहाड़ों को एक इंसान की तरह दिखाया है कि वो पहाड़ मनुष्य की तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ठीक है। आप ये लाइन विशेष में लिख सकते हो कि यहाँ पे पहाड़ों का मानवीकरण किया गया है, अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशेष आईने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी इतना साफ है, जल इतना स्वच्छ है वर्षा का, और जब वो पहाड़ों की कमर से गिरता हुआ नीचे तालाब में गिर रहा है वर्षा का जल, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहाड़ ही अपने उस जिन तालाब को उन्होंने हमेशा अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशेष आईने का काम कर रहा है। ठीक है।
गिरी, गिरी मतलब पहाड़। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मतलब उत्तेजना होना। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर मतलब निश्चल होकर गिर रहे हैं। गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर मतलब पेड़ है झांक रहे नीरव नभर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष मतलब एक टक होकर एक नजर से देखना। गिरी, गिरी मतलब पहाड़। मद मतलब मस्ती में। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। ठीक है, प्रसंग वैसे ही लिखेंगे। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, उनकी करतल ध्वनि मतलब उनकी जो वो ध्वनि है जब वो नीचे गिर रही है, उनकी करतल ध्वनि नस नस में हमारे उत्साह और प्रसन्नता भर रही है। वो मतलब आप खुद इमेजिन करके देखो कि पहाड़ से बारिश गिर रही है, ठीक है, और वो एक एक मोती, इतना साफ पानी होता है उस टाइम, मतलब ऐसे एरिया में बारिश का एक एक मोती साफ दिखाई दे रहा है, एक एक बूंद साफ दिखाई दे रही है और वो ऐसे झरने से झरझर करते हुए बह रही है। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। और पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़, पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर मतलब लगातार उसे देखे जा रहे हैं, शांत आकाश को देख रहे हैं। शायद वो इस चिंता में लग रहे हैं कि कभी वो भी ऊंचे उठ पाएंगे या हमें वो निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारक के पर रव शेष रह गए नेचर है टूट पड़ा भू पर अंबर धस गए धारा में सभ्य शाल उठ रहा धुआं जल गया तालियों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। उधर मतलब पहाड़, पारद के पर मतलब पारे के समान ध्वल व चमकीले पंख। पारा होता है, थर्मामीटर होता था पहले, आजकल तो डिजिटल आ गए हैं। थर्मामीटर में पारा होता था जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन वो चमकता है। ठीक है, वो बहुत चमकता है, बहुत जहरीला भी होता है। आप उसे कभी गलती से भी निगल मत लेना, बहुत जहरीला होता है। अगर थर्मामीटर टूट जाए तो उसे बहुत जल्दी से डिस्पोजल करना होता है। उसका वो जो पारा होता है वो जहरीला होता है, लेकिन वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, चमकता है। रवशेष, रवशेष मतलब केवल आवाज का रह जाना। ओके, सभ्य भय के साथ। शाल, शाल एक वृक्ष का नाम है, शाल वृक्ष होता है। जलदयान यानी कि बादल रूपी विमान। विचर घूमना, इंद्रजाल यानी कि जादू नगरी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत है। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया है। इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर
धरती के प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धस गए हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। वो केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। और प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ भी डरकर धरती के अंदर धस गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहा है। ठीक है, तेज बारिश है तो एकदम पहाड़ों पे तो एकदम धुंध जैसा हो जाता है, तेज बारिश हो जाती है, बिल्कुल सफेद हो जाता है, एकदम धुआं धुआं सा उठने लगता है। बहुत तेज बारिश जब पहाड़ों पर होती है तो एकदम भयानक रूप हो जाता है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे शाल के पेड़ भी डरकर धरती के अंदर धंसने शुरू हो गए हो। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र देवता है जो बारिश करते हैं देवता, तो लग रहा है जैसे वो अपना विमान लेकर जादू का खेल दिखाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। आपको सब ये जितने भी पद्यांश है इनको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पीपीटी में लिखा है, स्लाइड्स पे। आपको एडजेक्टिव लिखना है, थोड़ा सा वर्णन करना है सुमित्रा नंदन पंचिका, उसके बाद ये वाली स्लाइड आप छोड़ सकते हो, उसके बाद पाठ का सार, उसके बाद सारे पद्यांश का वर्णन ऐसे ही करना है। कुछ बच्चे प्रसंग और विशेष नहीं लिखते, आपको प्रसंग भी लिखना है और विशेष भी लिखना है। ठीक है, और व्याख्या भी लिखनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।